आंखें सहजता से बंद। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। पुनः गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 बार लंबा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात ओंकार मंत्र। ओम। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें, सहजता से अपनी आंखों पर लगाएं और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना? एक बार यस। बता देंगे जी। ठीक प्रीतिका, है। आप अपने फोन को लैंडस्केप में कर लीजिएगा, ठीक है? तो स्क्रीन, हाँ, बड़े साइज में दिखेगी सबको, ये ठीक है। ओके मैम। ओके, अब ठीक है ना? एब्सोल्युटली फाइन, गुड। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, आज हम शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है आज का मेरा टॉपिक है इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च। तो उसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? कंटेंट्स हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, हम थोड़ा सा रिसर्च के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इंट्रो की अनुसंधान होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसके टाइप्स देख लेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से रिसर्च के प्रकार होते हैं। और मेन जो मेरा टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन रिसर्च, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इन चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर है रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणा के आधार पर कौन कौन से रिसर्च होते हैं। तो उसके भी दो हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल यानी कि वैचारिक, और एम्पिरिकल यानी कि अनुभव सिद्ध अनुसंधान। ठीक है, तो इन चीजों के हम बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च होता क्या है? रिसर्च जो है दो शब्दों से बना हुआ है, री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है बार बार, और सर्च का अर्थ होता है खोजना। यानी कि किसी चीज पर, किसी विषय पर पुनः अथवा बार बार उन चीजों की खोज करना जो है वो रिसर्च कहलाता है। और रिसर्च का अर्थ जैसे कि हम कोई भी नई चीजों को नहीं खोज रहे होते, जो इस धरती पर पहले से ही विद्यमान है, यानी कि जो चीजें पहले से ही यहाँ उपस्थित है, उन चीजों के बारे में जानना, उन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही रिसर्च कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि उसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल बंदरगाह जैसे कि हमको प्राप्त हुआ है ना। तो वहां पर जैसे कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हमने पढ़ा कि राय बहादुर दयाराम शाहनी ने। उन्होंने खोज कर लिया, उन्होंने, वो पहले व्यक्ति थे कि उन्होंने बताया कि उस जगह पर एक हड़प्पा नाम की जगह है और उनकी संस्कृति ऐसे ऐसे हमको प्राप्त हुई। ठीक है,
अब वहाँ पर जो पुरातत्ववेत्ता क्या है, बार-बार वहाँ पर जाते हैं, चीज़ों को ढूँढते हैं कि वहाँ से और क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती है, ठीक है? तो यही जो है रिसर्च कहलाता है। जैसे एलिमेंट्स हो गए, है ना? तो इस धरती पर जो पहले से चीज़ें उपलब्ध है, जो-जो तत्व विद्यमान है, तो उन चीज़ों की खोज करना रिसर्च कहलाता है, ठीक है? आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जे.डब्ल्यू. क्रैशवेल के अनुसार। तो वो बोल रहे हैं कि अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। हाँ, कि जब हम किसी विषय पर रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम उसके बारे में पहले जानकारी एकत्र करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज़ करते हैं ना? तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है, वो रिसर्च के अंतर्गत आती है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं अनुसंधान का उद्देश्य। अनुसंधान का उद्देश्य मतलब अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य उसका क्या है कि हम अनुसंधान करते क्यों हैं? तो जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, समस्याएँ आती हैं ना? तो उन समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे ढूँढा जाए, हल कैसे निकाला जाए, तो ठीक है? तो उनका ही समाधान करना ही अनुसंधान का उद्देश्य है। अब ये भी 2 टाइप्स में होते हैं, एक तो सैद्धांतिक होता है और दूसरा होता है व्यावहारिक। सैद्धांतिक का मतलब होता है कि वास्तविक ज्ञान की खोज करते हुए अज्ञानता के अंधकार को दूर करना, यानी कि वास्तविक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, यथार्थ ज्ञान, जो चीज़ें सही हैं, उनके मतलब जो चीज़ें हैं, उनके बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना ही वास्तविक ज्ञान कहलाता है, ठीक है? जैसे कि हम देख लेते हैं बड़े लेवल पे जैसे हो जाएगा कि हम जानते हैं कि एकमात्र ईश्वर ही इस संसार में सत्य है ना? बाकी सब कुछ नश्वर है, सब चीज़ नष्ट हो जाना है एक दिन। तो जो इस चीज़ को जान लेगा, वो ज़्यादा दुखी नहीं होगा, ठीक है? इस संसार से ज़्यादा उसका अटैचमेंट नहीं होगा, वो सुख और दुःख में सम का भाव रखेगा, क्योंकि उसने वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ठीक? अब वहीं पर हम देख लेते हैं व्यावहारिक ज्ञान के अंतर्गत सिद्धांतों को व्यवहार में लाना, जैसे कि न्यूटन का 3rd लॉ, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया बल करता है। अगर हम कोई भी चीज़ें ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत ही वो जा रहा है, तो वो चीज़ें वो वापस आएँगी ही, है ना? और जैसे कि हम रबड़ को अगर खींचते हैं, तो जितने ताकत के साथ हम उसको खींचेंगे, उतनी ही ताकत से वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, ठीक है? तो ये है व्यावहारिक उद्देश्य। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझ में तो आ रहा है ना? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं नहीं, फास्ट है, ठीक है। ओके। हम देख लेते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के जो टाइप्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे कि परिणाम के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, जांच के आधार पर, जो कि हमारा मेन आज का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे संरचित और असंरचित, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, और अवधारणा के आधार पर वैचारिक और अनुभव सिद्ध, यानी कि कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लिखे रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान सामान्य रूप से जो होता है वो रूप से अंतर विषय है। अंतर विषय का अर्थ कोई बताना चाहेंगे? अगर आप जानते हैं तो फिर मैं बताती हूँ। हेलो। डीपली नॉलेज शायद। ठीक है, मैं पीछे कैसे जाऊँ, आगे बढ़ गया। हाँ, अंतर विषय का अर्थ होता है कि अगर हम किसी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, तो एक से अधिक विषयों के बारे में, यानी कि मिश्रित रूप से अध्ययन करना अंतर विषय कहलाता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन रिसर्च है, वो मुख्य रूप से अनुसंधान समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए के विषय के बारे में अध्ययन करना होता है, यानी कि जो भी हमारे सामने समस्याएं हैं, तो उनका समाधान कैसे निकाला जाए, उनको किस प्रकार से हल किया जाए, ये इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अगर बैक पेन है, ठीक है, तो उस जो बैक पेन है, तो उस दर्द को कैसे ठीक किया जाए। अब इसके बारे में हम जो समस्या है, अब उसके बारे में हम समाधान ढूंढेंगे। जैसे कि अगर
उस व्यक्ति को है बैक पेन, तो हम योगाभ्यास कराएंगे, सटकर्म कराएंगे या फिर प्राणायाम के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि हम देख लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर हम आसन को करवा रहे हैं, तो बैक पेन जो है उससे मतलब उसको आराम मिल रहा है, तो उस पर हम रिसर्च करेंगे कि किस प्रकार से ये जो है हमारे बैक पेन को ठीक करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसर्च। इसके अंतर्गत हम दो टाइप्स इसके पढ़ेंगे, एक तो है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च यानी कि संरचित शोध, और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। जो स्ट्रक्चर है वो परिमाणात्मक अनुसंधान या फिर निगमन विधि के जैसा ही है, जो कि हम इसको आगे समझेंगे। और असंरचित शोध जो है वो सामाजिक विषय पर अनुसंधान में हमें लचीलापन रखना पड़ता है, इसलिए इसका गुणात्मक अनुसंधान तथा आगमन विधि से निकटतम संबंध है। यानी कि अनस्ट्रक्चर का संबंध है आगमन विधि से और स्ट्रक्चर का संबंध है निगमन विधि से, यानी कि दोनों मतलब निगमन विधि और आगमन विधि के जैसे ही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इंडक्टिव रिसर्च, आगमन विधि। ठीक है, ये जो है नोन टू अननोन, यानी कि इंडक्टिव रिसर्च में हम जो खुद से अनुभव करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि हम जो खुद से चीजों को अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, है ना, उसके आधार पर हम फॉर्मूला और प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत, अपने रूल बनाते हैं। ठीक है, तो वो इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमने 1 का स्क्वायर किया तो उसका जो है 1 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 प्राप्त होता है, 3 का तो 9 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको ऑड नंबर ही प्राप्त होता है, और जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमको इवन प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, फिर उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाला, और फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम फिर रूल पर जाएंगे, यानी कि हमने उदाहरण से रूल यानी कि अपने नियम बनाए। पहले हमने एग्जाम्पल देखे और फिर हम उसको नियम बना दिया। हमने एग्जाम्पल क्या देखा कि हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। हम वहीं पर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 4। तो इवन और ऑड नंबर, है ना। तो जब हम इवन का निकाल रहे हैं तो इवन ही हमको प्राप्त हो रहा है, और ऑड निकाल रहे हैं तो ऑड ही प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको फिर इसको क्या बोलते हैं, हमने उसको नियम में, रूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही है इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च। भी इसी तरीके से होता है कि हम इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल टू रूल, हाँ, हम पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर उसको रूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, एक से अनेक की ओर, यानी कि पहले हम एक चीज यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, है ना। जैसे कि एक बच्चा है, उसने एक फल खाया, जैसे कि एप्पल ले लेते हैं, तो उसने एप्पल खाया, एक दिन खाया, उसको खट्टा लगा, फिर दूसरे दिन खाया, फिर से उसको वही खट्टा लगा, फिर तीसरे दिन खाया, खट्टा लगा। तो उसने क्या बोलते हैं, खाकर सारे टेस्ट किए और उसके बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि सारे एप्पल खट्टे होते हैं। ठीक है, या फिर वो मिठाई भी खा रहा है, तो एक दिन खाया मीठा, फिर उससे भी मीठा, तो वो वही चीज निकालेगा कि मतलब मिठाई भी जो होते हैं, सारे मिठाई मीठे ही होते हैं। ठीक है, तो एक से अनेक की ओर, यानी कि स्पेसिफिक, पहले वो एक पे गया, उसके बाद उसको जनरलाइज किया। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं मोर लर्निंग, यानी कि इसमें ज्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि इतिहास हो गया, हम इसमें ले लेते हैं साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीजें जो हैं वो इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अधिकतर जो ये होता है स्कूल लेवल पर लागू होता है, बच्चों पर लागू किया जाता है। इसमें अधिक मेहनत और समय भी ज्यादा लगता है। ठीक है, और इसमें सीखने को भी ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नई खोज होने की संभावना अधिक होती है। हाँ, ये तो क्या बोलते हैं, फैक्ट है कि अगर हम खुद से फॉर्मूला, खुद से प्रिंसिपल बना रहे हैं, खुद के अनुभव से, तो हमको क्या बोलते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, नई नई चीजें जानने को मिलेगा। ठीक है,
हमारे मस्तिष्क का विकास होगा, माइंड एक्टिव रहेगा, ठीक है, और लंबे समय तक जो है चीजें वो याद रहेंगी, हम भूलेंगे नहीं। जैसे कि अभी हमने पीपीटी बनाया, तो हमने जो हमको टॉपिक मिला है, तो हम उस पर क्या कर रहे हैं, पहले जान रहे हैं कि वो चीजें होती क्या है, फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हमने मैम से भी हेल्प लिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने इस पर इतना ज्यादा वर्क किया है कि वो चीजें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है, हम इसको भूलेंगे नहीं। तो ये चीजें हैं इसमें। स्पीड और इफिशियंसी कम होती है, ठीक है, इसमें मतलब गति और जो हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी कम होती है, नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, और इसमें ओरिजिनलिटी यानी कि रियलिटी होता है, जो रियल चीजें हैं वही सारी चीजें इसमें होती है, क्रिएटिविटी होता है, ठीक है, और इसमें हार्ड वर्क भी अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं डिडक्टिव मेथड की ओर, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। इसमें हम अब जैसे हमने इंडक्टिव में देखा कि हम ज्ञात से अज्ञात, तो अब हम इसमें अज्ञात से ज्ञात की हो जाएंगे, जो चीजें हमने उसमें देखी उससे अब इसमें उल्टा होगा। जैसे कि हमने उसमें देखा बॉटम से टॉप पर गए, तो हम इसमें अब टॉप से बॉटम पर आएंगे। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें हमें बना बनाया फॉर्मूला मिल जाता है, उसी से ही हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंडक्टिव में क्या था कि हम खुद से फॉर्मूला मतलब खुद से स्वयं से अनुभव करेंगे, फिर उस पर रिसर्च करेंगे, फिर फॉर्मूला बनाएंगे। और इसमें हमको क्या होता है कि हमको बना बनाया फॉर्मूला मिल जाता है, और उसमें एग्जाम्पल पुट करते हैं, और फिर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसको एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें हम एग्जाम्पल टोटल इसमें पुट करेंगे, तो हमको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला हमने लगाया, तो इसका इजीली आंसर निकल गया। तो यहीं पर हम मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूले के थ्रू हम जो भी चीजें हैं उससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर, रूल टू एग्जाम्पल। हमको इसमें पहले नियम पता हो जाता है, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू आंसर निकालेंगे, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक यानी अनेक से एक की ओर, लेस लर्निंग यानी कि इसमें ज्यादा हम लर्न नहीं करते, और ज्यादा इसमें हमें सीखने को भी नहीं मिलता है, ठीक है, नए ज्ञान की प्राप्ति भी हमें नहीं होती है। अधिकतर ये जो है हाई लेवल पर लागू होता है, और इसमें कम मेहनत लगता है, और टाइम भी इसमें कम लगता है, ठीक है। इसमें अब हमको फॉर्मूला तो मिल गया, तो हम इसमें अपने दिमाग को क्यों लगाएंगे, इसलिए इसमें जो दिमाग का विकास भी है वो कम होता है। इसमें बच्चे जो है वो रट कर याद करते हैं, ठीक है, माइंड भी कम एक्टिव रहता है, और इसलिए कुछ समय बाद भूल भी जाते हैं। स्पीड और इफिशियंसी इसमें ज्यादा होती है, और नए ज्ञान की प्राप्ति तो बहुत कम ही होती है, ठीक है। नो ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि ऑटोमेटिक हमको बना बनाया फॉर्मूला मिल रहा है, तो हम इसमें अपनी क्रिएटिविटी तो इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। और इसमें स्मार्ट वर्क यानी कि ट्रिक के जरिए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये केवीएच मदान की बुक में दिया हुआ था, तो मैंने इसे यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आगमन और निगमन की सहायता से विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। मतलब यहाँ पर श्योर नहीं, हम एकदम से आगमन विधि को भी सही नहीं बोल सकते, और एकदम से निगमन विधि को भी सही नहीं बोल सकते। इनमें अपनी कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती ही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है। रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, वैचारिक शोध। वैचारिक शोध वो होता है कि जब किसी फेनोमिना यानी कि किसी घटना को हम कॉन्सेप्ट के विषय में उसके बेसिक के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तब वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहलाता है। जैसे कि इस शोध का उपयोग फिलोसोफर ज्यादा करते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर अपने रिसर्च करते हैं, ठीक है, शोध करते हैं। जैसे कि विचारधाराएं जैसे देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स का जो है मार्क्सवादी सिद्धांत, उस पर रिसर्च करना और उस पर इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। जैसे कि गांधी जी का है, अपने सत्य और अहिंसा के वो पुजारी थे ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो उनकी जो विचारधारा है
बनाने हैं उन पर रिसर्च करना, ये सारी चीजें जो है वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यहाँ पर और आगे देख लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में जो थ्योरी बनाई गई है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पतंजलि योग सूत्र का जो सरल भाषा में अनुवाद व्यास भाष्य में मिलता है। हम अगर अभी पढ़ रहे हैं योग दर्शन तो हमको जो उसमें बातें कही गई हैं वो एज इट इज उसमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसका जो सरल अनुवाद है व्यास भाष्य में किया गया है। ठीक है, तो वो इजी लैंग्वेज में है तो वो चीजें थोड़े से हमको जल्दी से समझ में आ जाएगी। कि जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर किसी को अपनी बुक पब्लिश करनी है तो वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि प्रस्थान 3 स्टेप से होकर उसे जाना पड़ता है। एक तो श्रुति होता है, स्मृति होता है और तर्क, है ना। तो पहले वो इन चीजों पर अपनी भाष्य लिखेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, टीका लिखेंगे, उसके बाद वे अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर जो विषय है ना, जो वैचारिक है, थ्योरी बेस्ड आधारित, तो उन पर इम्प्रूवमेंट करना ही ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एम्पिरिकल, अनुभव सिद्ध अनुसंधान। इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस अनुसंधान में शोधकर्ता जो है पहले परिकल्पना तैयार करता है और फिर अपने परिकल्पनाओं के माध्यम से, हाइपोथेसिस के माध्यम से सत्य या असत्य को प्रूव करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम अनुभव सिद्ध सिद्धांत को हम एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हैं और इसे फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च भी बोल सकते हैं। यानी कि जो हमने अनुभव किया, जो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके आधार पर फिर परिकल्पना तैयार करना, प्लानिंग करना, फिर उस जो हमने परिकल्पना किया है उसे राइट या फिर रॉन्ग, है ना, सत्य और असत्य प्रूफ करने के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो रिसर्च करते हैं वो एम्पिरिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि शीतकारी प्राणायाम, यानी कि जो थ्योरी होती है ना उसको अपने माइंड में रखकर एक्सपीरियंस के अनुसार हम रिसर्च करेंगे। तो आप जैसे कि श्री स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में बोला कि शीतकारी प्राणायाम के माध्यम से जो काया है वो कामदेव की तरह हो जाती है, और भी इसके बेनिफिट बताएं, जैसे कि नशे की लत जो है वो छूट जाती है। ठीक है, तो हमने ये थ्योरी पढ़ लिया, अब हम उसको क्या करेंगे, जो व्यक्ति नशा करता है उस पर इसको पहले तो वो लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्री डाटा और पोस्ट डाटा होता है ना, कि वो पहले अभी कितना पीता है, कितना मतलब एक दिन में कितनी बार वो नशा करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको शीतकारी प्राणायाम कराएंगे, उसके बाद उसके में क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या इफेक्ट पड़ा, फिर उसके पोस्ट डाटा। तो इसके माध्यम से हमने क्या किया, पहले तो हमने थ्योरी पढ़ा, फिर इसे लागू किया, और फिर क्या चेंजेस आ रहा है। तो शीतकारी प्राणायाम अगर क्या बोलते हैं उस पर इफेक्ट होता है तो हम जो परिकल्पनाओं के माध्यम से हमने अपनी प्लानिंग की हुई थी वो हमारा सत्य होगा, और अगर नहीं होता तो फिर वो असत्य। इस तरीके से हम उसको देखेंगे कि क्या जो हमने थ्योरी पढ़ा वो सही है, सही तरीके से कार्य कर रहा है। तो ये सारा चीज एम्पिरिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है। और जैसे कि मैम ने भी उस समय बताया था कि जैसे कि वो स्पेशल बच्चों को देखती हैं, पढ़ाती हैं, ठीक है, तो उनको 6 साल 7 साल हो गए वहाँ काम करते, और जो अभी का बंदा आया है तो उन बच्चों की जो भाषा है, बोलने की तरीका है, उसको मैम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगी या वो जो 2 दिन का जो बंदा आया वो तो इसमें हम देखेंगे कि मैम ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है ना। तो ये सारी चीजें जो है एम्पेरिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है, और इसी को मतलब इस पर जो हम इसके अंदर जो भी हम रिसर्च करते हैं ये सारा चीज एम्पिरिकल रिसर्च के अंतर्गत है। ठीक है, ये भी बुक में दिया हुआ था तो मैंने इसे यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। मैम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। और ये एक हमारा है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो मैंने इसे इंक्लूड कर दिया जो कि अभी हमारे मोदी जी ने बोला 15 अगस्त के दिन। तो मुझे मतलब बहुत प्राउड हुआ कि हाँ, मैं अभी तो मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया है लेकिन फिर भी मुझे खुशी हुई कि मैं रिसर्च की स्टूडेंट हूँ। तो हम जो भी अनुसंधान कर रहे हैं वो हमेशा लोक कल्याणकारी होना चाहिए, मानव हित के लिए होना चाहिए। तो मतलब इसको हमको ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य करना है। थैंक्स टू ऑल, इतने पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना, एंड थैंक यू सो मच मैम।
कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीतिका। थैंक यू मैम। जितनी तारीफ की जाए सब कम है। बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आप प्रेजेंट कर रहे थे। सो अभी मैं अपने ही और आपके जो क्लास के आपके सहपाठी हैं उनसे फीडबैक लेना चाहूंगी। प्रीतिका के बारे में आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक देना है, ठीक है। तो सबसे पहले कात्यायनी जी आप फीडबैक देंगे, ठीक है, प्रीतिका को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है। मैम मैं पॉजिटिव तो दे सकती हूँ, नेगेटिव तो है ही नहीं है मेरे ओके। साइड से देखे जाए तो। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन की है और बहुत सरल थैंक यू दी। भाषा में जो एग्जाम्पल्स के साथ इतना एक्सप्लेन किए कि हमके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रह गए ऐसा। थैंक यू दी। बहुत अच्छा थैंक यू से सो बताया। मच। बस इतना ही मैम। मैं तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं निकाल पाऊंगी। बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू कात्यायनी जी। नेक्स्ट फीडबैक हम ले लेते हैं जागृति से। जागृति, आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप प्रीतिका का कुछ एक या दो पॉइंट आप नेगेटिव बताएंगे, ठीक है। मुश्किल है बट आपको बताना है ताकि प्रीतिका उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। पहले आप पॉजिटिव देंगे फीडबैक, फिर उसके बाद नेगेटिव। मैं पहले ही बोलने वाली थी कि नेगेटिव मैं नहीं बता पाऊंगी। पॉजिटिव है सब कुछ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत अच्छे से बताया, पीपीटी भी बहुत अच्छे से बनाया है उन्होंने। और जो मुझे नहीं समझ में आया था वो चीज मुझे समझ में आ गया। थैंक यू सो मच जागृति। नेगेटिव तो नहीं बता जो पाऊंगी मैम मैं। मेरे को तो जो लास्ट वाला कोटेशन बहुत अच्छा लगा। जय जवान जय थैंक यू। किसान। थैंक यू दी। ठीक है। सो थैंक यू कात्यायनी एंड जागृति। हाँ, मुश्किल है मेरे लिए भी यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक निकालना। सो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा प्रीतिका। मेरी साइड से फीडबैक आपको ये है, पॉजिटिव फीडबैक मैं देना चाहूंगी। पहले आपका जो प्रेजेंटेशन था बहुत बढ़िया था, ऑसम था। एंड आपने पीपीटी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। प्लस उसमें आपने एनिमेशन यूज किया, वो आपके फॉन्ट जो है वो मूव करके आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपने उसको एनिमेशन में कन्वर्ट किया। तो मे भी आपको टेक्निकल बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सेकेंड मैम। थिंग, आपने स्टार्टिंग में वो जो पिक्चर्स के थ्रू आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, दैट वाज वेरी गुड। वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इवन टीचिंग लाइन में हमें ये देखना है, सीखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई पिक्चर है तो हमें जरूर लगाना है। तो इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी में वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए वो चीजें रहती हैं, है ना। बाकी तो सारी चीजें अच्छी थी। आपकी वॉइस बहुत सॉफ्ट और अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन वाज वेरी गुड। कहीं भी ऐसा नहीं था कि आप कहीं अटक रहे हैं या कहीं कोई कंफ्यूजन है। आपके प्रेजेंटेशन से लग रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप दूसरों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं। तो पहला हमारा प्रिंसिपल ये होता है कॉन्सेप्ट पे काम करना। तो उसके लिए बहुत बढ़िया। एंड और तो कोई है नहीं नेगेटिव पॉइंट तो बिल्कुल सेम मेरे पास भी नहीं है। बट मैं यहाँ कहना चाहूंगी, प्रीतिका अपने स्टार्टिंग में जैसे पिक्चर्स को लेके आप एक्सप्लेन कर रहे थे, जी मैम। लास्ट में आते आते आपके पिक्चर्स गायब हो गई थी, ठीक है। जी बस जी कोशिश ये करना नेक्स्ट टाइम जब भी होगा। ओवरऑल आपका 99% बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। 1% मैम। अगर आप चाहोगे तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप पिक्चर्स यूज कीजिए। और सबसे अच्छी बात थी जो मैं भूल रही थी पॉजिटिव फीडबैक में, सबसे बढ़िया कि आप रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहे थे। आपने महर्षि घेरन जी के द्वारा बताया गया शीतकारी, उसके बारे में एग्जाम्पल लिया। और पर्सनल जो हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया था, स्पेशल बच्चों का आपने लिया। मीन्स कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट या एग्जाम्पल नहीं था जो हमने कभी सुना ना हो, है ना।
तो एक अच्छे टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रियल लाइफ से एग्जांपल्स उठाए और एग्जांपल के थ्रू उसको समझाएं। तो ये आपका सबसे स्ट्रांग और सबसे बढ़िया पॉइंट रहा, है ना। थैंक यू। तो जी इस मैम। पे आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, इसको नहीं मिस करना आप। प्लस और दूसरा चीज आपका ये अच्छा रहा, जितना आपको टाइम दिया गया था आपने उस टाइम में ही खत्म किया है। बस 1-2 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, बट कोई नहीं, चलता है उतना। अदरवाइज सबसे बड़ी चीज होती है कि आप टाइम से शुरू करें, टाइम से खत्म करें, वो भी बहुत बढ़िया रहा आपका, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच प्रीतिका। अभी थैंक यू आपसे मेरा मैम। रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस अपनी स्लाइड पे सिर्फ मेरा नाम डालिए, और जो आपने जी मैम। JRF PhD स्कॉलर ये सब आप हटा देंगे, ठीक है। इसके जी बाद मैम। अपनी स्लाइड के ऊपर आपका वाटर मार्क डालना आता है आपको प्रीतिका जी? मैम ये तो नहीं आता मुझे। ठीक है, मैं कर दूंगी, मुझे आप स्लाइड भेज देना और फिर जी उसको मैम। ग्रुप में डालना, ठीक है, जी वाटर मैम। मार्क के साथ, क्योंकि आपकी PPT है, आपका नाम जाना चाहिए। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक वेल यू। डन, कीप इट अप। एंड जागृति, आज ही आप प्रेजेंटेशन देंगे या फिर कल? क्योंकि आज हमारा टाइम ओवरऑल खत्म हो चुका है। आप जैसा 5 बोले मैम। मिनट्स हैं, 5 मिनट्स में तो भागम भाग हो जाएगा आपके लिए भी। तो हम ऐसा करते हैं, जागृति आप कल प्रेजेंटेशन दीजिएगा, ओके। ओके मैम। सो वंस अगेन थैंक यू प्रीतिका एंड कात्यायनी जी। मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जो फीडबैक हमने फर्स्ट सेशन में लिया था उसको इम्प्रूव करते हुए प्रीतिका ने यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो ये एक टीम वर्क को शो करता है, राइट। तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के आप लोगों का प्रेजेंटेशन देखकर। मैम यस जागृति। तो मैं इसमें लॉजिकल वाला मतलब ऐड करूं इंडक्टिव और डिडक्टिव की नहीं, क्योंकि मैंने उसको ऐड नहीं हाँ, किया, अपनी कॉपी आप में पहले करो, लिखा था। आप अपने अकॉर्डिंग ओके। उसको प्रेजेंट करेंगे ना। ओके। क्या पता आप ठीक है मैम। प्रीतिका से कुछ डिफरेंट ले आए, है ना, जो हमें नहीं अभी हमने देखा या सीखा। ओके। वो आपका कॉन्सेप्ट होगा, आपका ओपिनियन होगा, वो हमें देखना है। तो यू शुड ओके मैम। मेंशन योर टॉपिक। एंड अभी क्लोजिंग मंत्र जागृति आप ही कराएंगे, ठीक है। ओके मैम। हम्म, सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। ओम। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे, दोनों को रब करेंगे, उस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। थैंक यू। सो हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम पर। मैम। थैंक यू। रुकना